10 नवंबर 2025, एक ऐसा दिन जब एक जबरदस्त धमाके ने नई दिल्ली के दिल को दहला दिया। तो चलिए आज हम इसी घटना की परतें खोलते हैं। ये कैसे हुआ, अधिकारियों ने इस पर क्या कार्रवाई की और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसके क्या मायने हैं। किसी भी आंकड़े या विश्लेषण से पहले उस दहशत को समझना जरूरी है जो उस वक्त जमीन पर महसूस की गई थी। ये शब्द हैं एक चश्मदीद के, जिसने उस खौफ को अपनी आंखों से देखा। देखिए, शाम के 7 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे जब यह धमाका हुआ, और बस कुछ ही मिनटों के अंदर यह साफ हो गया कि यह कोई मामूली घटना नहीं है। ये शुरुआती अफरा तफरी बहुत तेजी से एक राष्ट्रीय संकट में तब्दील हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं धमाके के फौरन बाद के हालात की, वो अफरा तफरी और जान माल का भारी नुकसान। इसका असर फौरन हुआ और बहुत ही भयानक था। मौके पर ही 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और मरने वालों के अलावा 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। ये आंकड़ा शाम के सबसे व्यस्त समय में हुए इस हमले की विनाशकारी ताकत को दिखाता है। अब जांचकर्ताओं के लिए शुरुआती और सबसे अहम सुरागों में से एक था पहली रिपोर्ट्स में एक विरोधाभास। सवाल ये था कि क्या कार चल रही थी या फिर खड़ी थी। ये एक छोटा सा डिटेल लग सकता है, लेकिन ये हमलावर की प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ बता सकता था। जैसे ही शुरुआती अफरा-तफरी थोड़ी थमी, भारत का पूरा सुरक्षा तंत्र हरकत में आ गया। चलिए देखते हैं कि ये समन्वित प्रतिक्रिया आखिर थी कैसी। दिल्ली पुलिस से लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए तक, भारत की हर टॉप सुरक्षा एजेंसी मौके पर मौजूद थी, और हर एक का एक खास रोल था जो आतंकवाद से निपटने के लिए एक बहुत ही सुनियोजित और पहले से तय प्रक्रिया को दिखाता है। ये सिर्फ कोई लोकल लेवल की कार्रवाई नहीं थी। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से मॉनिटर किया जा रहा था। तो एक बार जब घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया, तब शुरू हुआ असली काम, यानी कि जांच। और जांचकर्ताओं के सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये एक दुखद हादसा था या फिर एक सोचा समझा हमला। खैर, सबूतों ने बहुत जल्द ही तस्वीर साफ कर दी। जांच बहुत जल्द एक थ्योरी पर आकर टिक गई, VBIED। इसका पूरा नाम है व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। अब आसान भाषा में कहें तो एक कार बॉम्ब, एक ऐसा हथियार जिसे खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के लिए ही बनाया जाता है। लेकिन केस को सुलझाना इतना आसान भी नहीं था। जांचकर्ताओं के सामने एक नहीं बल्कि कई बड़ी चुनौतियां थीं, जैसे विस्फोटक कौन सा था ये पता लगाना, इसे कैसे ब्लास्ट किया गया था, और ऊपर से किसी भी ग्रुप ने फौरन इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली। अब ये हमला देखने में भले ही अचानक लगा हो, पर असल में ऐसा था नहीं। खुफिया एजेंसियों ने इसके तार तुरंत एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक नेटवर्क से जोड़ दिए। सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हाई अलर्ट क्यों जारी किया गया। ये कोई अंदाजा नहीं था। अधिकारियों को पहले से खुफिया जानकारी थी कि यह किसी एक अकेले ग्रुप का काम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कई राज्यों में फैला हुआ है। और इस नेटवर्क के होने का सबसे बड़ा सबूत तो धमाके से कुछ ही दिन पहले मिला था। हरियाणा में अधिकारियों ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा था। ये बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक मेन केमिकल है। इससे ये साफ हो गया था कि ये नेटवर्क कितना एक्टिव और खतरनाक था। इस जब्ती ने जांचकर्ताओं के सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा कर दिया, क्या दिल्ली में इस्तेमाल हुआ बम उसी सामान से बना था जिसे वो पकड़ नहीं पाए, या फिर इस नेटवर्क के पास और भी जखीरा मौजूद था। इस सवाल का जवाब भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए बेहद जरूरी था। जाहिर है इस हमले के दूरगामी नतीजे हुए। तो अब जरा उन रणनीतिक असर और राजधानी को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों पर नजर डालते हैं। लाल किला, मेट्रो स्टेशन, चांदनी चौक, ये कोई भी रैंडम टारगेट नहीं थे। इनमें से हर एक को बहुत सोच समझकर चुना गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा सांकेतिक और असल नुकसान पहुंचाया जा सके। ये एक तरह से भारत की पहचान, अर्थव्यवस्था और आम जिंदगी पर सीधा हमला था। गाड़ियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की ये रणनीति असल में कोई नई नहीं है। 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले ने हमें दिखाया था कि ये तरीका कितना विनाशकारी हो सकता है, और ये खतरा आज भी उतना ही बड़ा है। तो इस हमले से जो सबक सीखे गए, उनके आधार पर एक्सपर्ट्स अब कई ठोस कदम उठाने की सलाह दे रहे हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर्स को और मजबूत करना, अलग अलग राज्यों के बीच खुफिया जानकारी को बेहतर तरीके से शेयर करना, और हाँ, आम लोगों को भी और ज्यादा सतर्क रहने के लिए जागरूक करना।
और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक खुले और आज़ाद शहर को एक छिपे हुए खतरे से कैसे बचाया जा सकता है? ये वो चुनौती है जिसका सामना सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि आज दुनिया के तमाम बड़े शहर आने वाले कई सालों तक करते रहेंगे।